हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर नंबर 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसका नाम है प्रोग्रेशन ऑफ एम्पायर। तो इसका हम आज लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 अगर आपको याद होगा, और इसके पहले का लेक्चर नंबर 1 भी अगर आपको याद होगा कि ये चैप्टर है क्या, बेसिकली किस बारे में है। जो न्यू है उनको मैं बता रहा हूं, बाकी लोग तो कंटिन्यूस पढ़ते हैं तो उनको पता होता है कि हम नया नया लेक्चर्स जो है किस बेसिस पे लेकर आ रहे हैं। तो ये चैप्टर प्रोग्रेशन ऑफ एम्पायर बेसिकली ये है कि एक टाइम था दोस्तों कि हमारा जो मराठा सुप्रीमेसी था, जो मराठा एम्पायर था, जिसको शिवाजी महाराज ने शुरू किया था, ठीक है ना, स्वराज्य। तो बेसिकली शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छा रन किया, लेकिन जब शिवाजी महाराज चले गए, ठीक है ना, उनके जब देहांत हो गई, उनकी जब डेथ हो गई, तो उसके बाद उनके जो बेटे थे, उनके जो सन थे, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी निभाई, ठीक है। एंड ऐसे करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज चलता आया। लेकिन एक समय आ गया था कि जो बोलते हैं ना हम लोग, मराठा जो सुप्रीमेसी थी ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर होती हुई नजर आ रही थी काफी पीढ़ियों के बाद। एक टाइम था कि हमारे मराठा और पानीपत में जो अब्दाली, जो अफगानिस्तान का था, एक युद्ध हुई थी पानीपत की लड़ाई, जिसको आप जानते, तो उसमें मराठास को हार मानना पड़ा था, हार गए थे वो, जिसकी वजह से मराठास का दबदबा कम हो गया था। लेकिन उसको फिर से रिवाइव किया था कई सारे मराठास ने मिलकर, जिसमें हमने देखा कि कैसे होलकर्स जो थे, उन्होंने कैसे मराठास का सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश किया इंदौर में। फिर हमने देखा किस प्रकार जो शिंदेस थे, ठीक है ना, उन्होंने भी ग्वालियर में एंड ऐसे कई सारी जगह पे जो मराठास का दबदबा था, जो उनका वट बोलते हैं ना हम लोग, वो था, उसको एस्टैब्लिश किया था। एंड वही हम लोग लेक्चर नंबर 2 से डिस्कस करते आ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि किस प्रकार आगे जो है ना, ये जो मराठा सेना है, उन्होंने अपना राज्य और कैसे कायम किया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में शिंदेस की बात की थी, जो ग्वालियर में बेसिकली उन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो नॉर्मली क्या हो गया कि जब ये सब चीज हुआ कि जो महाड़जी शिंदे थे, आपको मैंने बताया था, ठीक है ना, महाड़जी शिंदे काफी ब्रिलियंट फाइटर, ब्रेव जो थे शिंदेस थे, ठीक है ना, एकदम महान, बहुत ज्यादा ताकत था उनके पास, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे। तो इन्होंने क्या किया था, पूरा अपना टेक्निक्स को ही चेंज कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार हम नॉर्मल टेक्निक, गुरिल्ला टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे लड़ाई में तो हम हमेशा हार जा रहे हैं, तो हमें अपनी टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, और बताया था आपको कि यार उन्होंने टेक्निक चेंज किया, थोड़ा सा फ्रेंच एक्सपर्ट की हेल्प लेके एंड बाकी कुछ नई नई टेक्निक्स को सीख के बहुत सारा एडवांस टेक्निक उन्होंने सीख लिया, जिसके हेल्प से उन्होंने जट्स को हराया, रोहिलास को हराया, बुंदेलास को हराया, कई सारे लोगों को उन्होंने सेना के सहित उनको हरा दिया था। तो ये सब चीज जब हो रहा था, तो उस टाइम पे ब्रिटिश जो थे ना, वो हमारे देश में आ चुके थे, ठीक है। अब ब्रिटिश की नजर कहीं ना कहीं पड़ रही थी, तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिश ने ऑब्जर्व किया, अब यार ये जो चीजें हैं ना, ये ना अब हम इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, अब हम अपना जो दबदबा है ब्रिटिश एम्पायर, इसको काबू कर सकते हैं। और उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया दिल्ली के पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली में भी एम्परर ही हुआ करते थे, लेकिन वो एम्परर काफी कमजोर थे। उनको प्रोटेक्शन कौन देते थे? मराठास प्रोटेक्शन देते थे, ये आप जानते होंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक टाइम पे जब एम्परर जो मुगल्स थे बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन काफी ज्यादा वीक हो गए एक टाइम के बाद, तो फिर मराठास ने उनको सपोर्ट किया कि ठीक है आप गद्दी पे रहो, हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन बदले में हमको धन चाहिए। ऐसा हुआ था, करेक्ट है। तो इस प्रकार से प्रोटेक्शन मराठास प्रोवाइड करते थे। लेकिन जब ये ब्रिटिश ने आए, ब्रिटिश ने देखा कि यार कैसे जो पॉलिटिक्स है ना वो कमजोर पड़ रही, तो हम भी इंटरेस्ट दिखाने लग गए। एंड उन्होंने सोचा कि मराठास वैसे भी वीक हो गए, क्योंकि पानीपत की लड़ाई में मराठास को हार मिल चुकी थी ना। पानीपत की लड़ाई में जब मराठास को हार मिल चुकी थी, तो उस टाइम पे थोड़ी सी मराठा बहुत कमजोर हो गई थी, ठीक है ना। तो ये ब्रिटिश ने सोचा कि अब इसका मैं फायदा उठा सकता हूं और ये एंटर कर सकता हूं। एंड उन्होंने जो बंगाल प्रोविंस जो होता है, उसमें जो रेवेन्यू सिस्टम होता है, दीवानी राइट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो रेवेन्यू सिस्टम को यहां पे लेने की कोशिश की। एंड कोशिश की कि जो एम्परर की जो गद्दी होती है ना, दिल्ली की जो गद्दी होती है, उसको हम कैप्चर कर लें, ठीक है ना। और यहां पे क्या हो गया कि जो महाड़जी शिंदे थे ना, काफी ब्रिलियंट थे, जैसे मैंने बोला, काफी ब्रेव थे, काफी जज्बा था उसके अंदर। तो उन्होंने क्या कर दिया ना, ब्रिटिश को हरा दिया। उस टाइम के जो ब्रिटिश थे, उस टाइम पे ब्रिटिश को हरा दिया। एंड यहां पे हराने के बाद उन्होंने गद्दी पे वापस से एम्परर को बिठा दिया, यानी कि दिल्ली का गद्दी आपका है, तो आप संभालो, हम आपकी रक्षा करने के लिए हैं, ऐसा यहां पे उन्होंने बोला। तो एम्परर जो थे, जो उस टाइम के थे, वो काफी ज्यादा ना खुश हो गए थे, मतलब जो उस टाइम के जो एम्परर रहे होंगे दिल्ली पे, जो राजगद्दी पे जो बैठने वाले, तो उन्होंने ये महाड़जी शिंदे की बहादुरी और उनके प्रयत्न से काफी खुश हुए। एंड वो बोले कि हम आपको क्या बना रहे हैं, उन्होंने बना दिया वकील ई मुल्तक, ठीक है। क्या बना दिया उनको? वकील ई मुतलक, जिसको हम लोग चीफ ऑफ द एम्परर बोलते हैं, मतलब सबसे चीफ पोजीशन दे दिया। जैसे आज के डेट में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, ठीक है ना, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ होता है, जो जनरली आपको पता ही है कि हमारे बिपिन रावत जी थे, उनका एक
हाल ही में एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। तो लेकिन वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यानी सबसे मेन व्यक्ति पूरे आर्मी के। वैसे उसी प्रकार जो महाराज शिंदे थे उनको बना दिया एम्परर द्वारा चीफ ऑफ द, ठीक है, चीफ ऑफ द एम्परर, यानी कि जो एम्परर रहेंगे सबसे उसके मुख्य आदमी कौन रहेंगे, महाराज शिंदे। महाराज शिंदे उनको एक टाइटल दे दिया, और नॉर्मली उनके लैंग्वेज में जो टाइटल दिया गया था वो था वकील ई मुतलक, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं वकील ई मुतलक, ठीक है। तो इस प्रकार का टाइटल है जिसका मीनिंग होता है चीफ ऑफ एम्परर, सबसे मेन आदमी, तो उनको बना दिया गया था। एंड वो पोजीशन को खुशी खुशी जो महाराज शिंदे थे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि यार इतना बड़ा पोजीशन अगर कोई दे रहा है और ऑब्वियसली हमें एक रिस्पेक्ट भी देना पड़ता है, जैसे कि अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट दे रहा हूं तो वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो डिसीजन था एम्परर का वो एक्सेप्ट कर लिया। एंड उसके बाद यहां पे क्या हो गया कि मतलब उनके कंट्रोल में क्या आ गया, जो भी सिविल एंड मिलिट्री राइट्स होते हैं एम्परर के, जो भी सिविल अधिकार हो गए, मिलिट्री एक्शन कैसा लेना है, वो सब उनके कंट्रोल में आ गया। किसके? महाराज शिंदे के कंट्रोल में आ गया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि महाराज शिंदे और मराठास ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा कंट्रोल जो है अपने अंडर में ले लिया। एंड जिसके वजह से क्या हो गया कि यहां पे पूरा कंट्रोल में आ गया। लेकिन एक्चुअल में महाराज शिंदे जो थे ना वो नॉर्मली किसके बिहाफ पे ले रहे थे, वो ले रहे थे पेशवा सवाई माधवराव जो थे ना उनके बिहाफ पे, मतलब उनके गैर मौजूदगी में वो खुद वो पोजीशन को ले रहे थे, ठीक है ना। और काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो महाराज सिचुएशन का फायदा, मतलब फायदा नहीं बोल सकता, लेकिन महाराज सिचुएशन को जब एनालाइज कर रहे थे ना, उस चीज को देखने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारी डिफिकल्टीज है, लेकिन फिर भी वो टैकल करने के लिए रेडी थे, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी थे वहां पे। एंड काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया, लेकिन उनके जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, उनका जो जज्बा था ना, उसके वजह से यहां पे कुछ हो नहीं पाया। एंड धीरे धीरे वहां पे चीजें होने लगी। लेकिन जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उसके बीच में कुछ जरूर से बुरा होता है। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिसका नाम यहां पे मैं बोलूंगा नाजिब खान, ठीक है ना, जो पानीपत बैटल का मुख्य करता धरता था। नाजिब खान आप जानते होंगे, अगर आपने मूवी देखी होगी पानीपत वाली तो आपको समझेगा। एक व्यक्ति था नाजिब खान जो कि लड़ाई करवाया था उसने, मतलब उसके वजह से मेन लड़ाई हुई थी। तो नाजिब खान जो था ना वो स्टिल सोच रहा था कि मराठास जो बचे कुचे हैं ना उनको भी हम कैसे करके खत्म करें और मराठास का रुतबा ही खत्म कर दें। तो नाजिब खान ने पूरी कोशिश की यहां पे, और वो मराठास के खिलाफ प्लानिंग करने लगा। किसमें? रोहिलाखंड में, ठीक है ना। रोहिलखंड करके जगह जो है, ठीक है, वहां पे मराठास के खिलाफ क्या करने लगा, वो प्लान करने लगा कि किस प्रकार हम मराठास को डिप्लॉय करेंगे, कैसे हटाएंगे यहां पे, ठीक है ना। तो जिसके वजह से क्या हो गया कि नाजिब का जो ग्रैंडसन था, नाजिब खान का जो सबसे ग्रैंडसन जो था, उसने क्या किया, यहां पे ना उसका नाम था गुलाम कादिर। नाजिब खान का ग्रैंडसन, क्या बोल रहा हूं मैं, नाजिब खान का ग्रैंडसन, किसका नाम बोला मैंने, गुलाम कादिर, ठीक है ना। गुलाम कादिर जो था, इसने क्या किया, अब नाजिब खान ने तो बोल दिया कि हमें मराठास को खत्म करना है, मराठास को हराना है, लेकिन इतना आसान है क्या? नहीं। तो उसने क्या किया, गुलाम कादिर को बोला, अपने ग्रैंडसन को बोला कि क्या करो आप मराठास के खिलाफ कुछ ना कुछ सोचो। तो उसने क्या कर दिया, रेड फोर्ट को कब्जे में ले लिया, और जो एम्परर था ना उस टाइम पे दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ, उसको वहां पे टॉर्चर करने लगा। एंड ये सब चीज जब किसको पता चली, महाराज शिंदे को पता चली, तो उनको आया गुस्सा, और गुस्सा आएगा तो वो क्या करेंगे। तो बेसिकली क्या होने लगा यहाँ पे कि जब ये सिचुएशन जब बहुत ज्यादा बढ़ती गई, गुलाम कादिर ने यहाँ पे परेशान करना शुरू किया एम्परर को, तो महाराज शिंदे ने क्या किया, लड़ाई की उसके साथ। एंड बड़े आसानी से महाराज शिंदे ने डिफीट कर दिया किसको, कादिर को। जो कादिर उसका ग्रैंडसन था ना नाजिब खान का, उसको बड़ी आसानी से उस लड़ाई में उसको हरा दिया वहां पे। एंड उसके पास से जो भी धन था, जो भी उसने लूटा था ना टॉर्चर करके, गुलाम कादिर ने रेड फोर्ट कब्जे में ले लिया था। क्योंकि रेड फोर्ट मतलब क्या है, राजगद्दी वाला, जो दिल्ली पे रेड फोर्ट कब्जे में लेना मतलब गद्दी को कब्जे में लेना, क्योंकि रेड फोर्ट क्या माना जाता था, मेन सबसे माना जाता था। तो रेड फोर्ट कब्जे में ले लिया तो जितने भी धन जागीर वगैरह होती थी ना, वेल्थ होता था ना, वो कब्जे में आ जाता था। तो जब यहाँ पे कादिर को जब महाराज शिंदे ने हरा दिया तो पूरा का पूरा वेल्थ उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, एंड वापस से जो एम्परर थे ना उसको सौंप दिया, ठीक है ना। सोचो इतने महान थे हमारे मराठास, ठीक है, कब्जे में दे दिया। एंड वापस से जो दिल्ली की गद्दी थी उस पर एम्परर को फिर से बिठा दिया। और महाराज शिंदे ने बहुत ज्यादा जो इस प्रकार का जो जज्बा दिखाया, इस प्रकार का बड़ा दिल दिखाया ना कि यार हमने वापस से सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर भी हम एम्परर को सौंप के जा रहे हैं। तो ये महान दिली, जिसके वजह से मराठास का जो सुप्रीमेसी था वो फिर से चार चांद हो गया। क्योंकि एक टाइम पे पानीपत की लड़ाई के बाद हमें जो नीचे दिखाया गया था, मराठास नीचे बोलते हैं ना कि काफी ज्यादा उनकी पावर ऐसे खत्म हो गई, ऐसा लोग बोलते थे। लेकिन फिर भी महाराज शिंदे ने एक ऐसा सिचुएशन ला दिया कि यहाँ पे फिर से मराठास की सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा हाई हो गई। नॉर्थ साइड में खासकर मराठास की हर जगह बोलबाला हो गया। उन्होंने पूरा का पूरा जो पॉलिटिक्स है उसको अपने कंट्रोल में लेके, और यहाँ पे जो
एम्परर थे, भले ही दिल्ली के एम्परर जो कोई और थे, लेकिन समझ लो कि वो पूरा कंट्रोल कौन हो रहा था, मराठास के हाथ में पूरा कंट्रोल था। तो मराठास के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया था। लेकिन क्या हो गया कि जब पेशवा थे उस टाइम पे, तो पेशवास के जो फैमिली थी ना, फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा सर्कमस्टांसेस अलग अलग टाइप के हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो पेशवा रघुनाथ राव जो थे, उन्होंने चूज किया कि हम ब्रिटिश के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको एक इच्छा थी कि मुझे पेशवा बनना है, ठीक है ना। तो पेशवा बनने के लिए यहां पे उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प लेना सोची, मतलब वो ब्रिटिश में शामिल हो गए, जाके ब्रिटिश के हाथ में आ गए, ठीक है ना। कैसा होता है ना, सत्ते का लालच जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सत्ते का लालच हर एक को जाता है। जैसे हर एक को अपना रहता है कि समझ लो दो भाई है, अब दो भाई में से किसी एक को राजा बनना है, तो वो क्या करेगा, दुश्मन के साथ मिल जाएगा, इसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे सेम ऐसे ही हुआ, रघुनाथ राव जो है ब्रिटिश के साथ मिल गया जाके। एंड ये जब देखा गया मराठास द्वारा, तो मराठास ने देखा कि यार ये बहुत गलत हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एंड जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो गया, एक युद्ध छिड़ गया, किसके किसके बीच में, मराठास के बीच में, ठीक है, और दूसरे कौन थे, ब्रिटिश। तो मराठास और ब्रिटिश के बीच में एक युद्ध छिड़ गया, ठीक है, जिसको हम लोग एंग्लो मराठा वार भी बोलते हैं, ऐसा नॉर्मली आपने सुना, एंग्लो एंग्लो ब्रिटिश। तो इस प्रकार का एक युद्ध हो गया मराठास एंड ब्रिटिश के बीच में। एंड वो युद्ध क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, कैसे कैसे चीजें हो उसके अंदर हुई है, ये सब चीज हम लोग बात कर रहे होंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर दोस्तों, जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार महाराज शिंदे ने अपनी खोई हुई मराठा सुप्रीमेसी को फिर से खड़ा कर दिया, और किस प्रकार उन्होंने बहादुरी के साथ सब चीज किया। तो क्या क्या पावर किस प्रकार लड़ाई किए, क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, ये सभी चीज हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो फटाफट से हमारे अगले लेक्चर का आप लोग इंतजार करना और बने रहना हमारे साथ। और ये प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये स्टोरी आपको कैसी लगी है। प्लीज हमें अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबको पता चलना चाहिए कि स्टोरी क्या था, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, हिस्ट्री में क्या था है। प्लीज कॉमेंट करना और शेयर जरूर से करना है। साथ ही में फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।